Hello and welcome to the channel ECS. My name is Priyanshu Dubey. The Hindu, PIB, Down to Earth, Indian Express, इन सभी के महत्वपूर्ण मेजर आर्टिकल जिनका संबंध आपके जनरल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है, उनको हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं। लगभग 7 से 8 MCQ जो बहुत जरूरी होते हैं आपके लिए, बेसिक को कवर करते हैं, करंट को कवर करते हैं। इसको पूरा देखिए, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। माध्यम को लेकर परेशान ना हो। हिंदी जो रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का लेक्चर नंबर 1, पहले इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, जहाँ पे सर के द्वारा तत्सम तद्भव से शुरुआत करी गई। इसके साथ में प्लेलिस्ट में आपको डेली एमसीक्यू द हिंदू का दिखता रहेगा। इसके साथ में आपको साइंस के 10 लेक्चर ऑलरेडी पढ़े, उनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीएस के 10 लेक्चर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेंस का एक अगला लेक्चर कल आपके सामने दिखाई दे जाएगा। ठीक, तो इसके साथ में 21 जून से जो हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जो प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, फ्री का कोर्स हम लोग करने वाले हैं, जहां पर यूपी पीसीएस 2021 को टारगेट किया गया है, इसके प्री को। इसके साथ ही एक और कोर्स लगभग इसके 1 महीने या सवा महीने बाद आरओ के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग हिंदी को अच्छे से तैयार करते रहे। ठीक, तो आज है 17 जून 2021। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कर्मण लाइन। ये कर्मण लाइन क्या होती है, इसके बारे में क्या आपको जानना है। इसके अलावा नंबर 2 पे हम लोग जानेंगे सामान्य प्राथमिक प्रणाली, ये क्या है, जनरल प्रेफरेंस सिस्टम क्या होता है, किन देशों को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। सी टर्टल के बारे में थोड़ी जानकारी कि भारत में कितने प्रकार की टर्टल की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। फकीर मोहन सेनापति, इनके मतलब डेड एनिवर्सरी, मतलब एनिवर्सरी कह रहा हूँ, डेथ के लिए हाँ कुछ बनाया गया, जिसको हम लोग देखेंगे। इसके साथ में दामिनी ऐप के बारे में होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन आई कि लोगों को इस ऐप के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आदि प्रशिक्षण पोर्टल क्या है, ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल, इसके बारे में जानकारी। पीआईबी की कल की न्यूज है। न्यू शेफर्ड ये चर्चा में है, हाल ही में किससे संबंधित है। और साथ में देखेंगे न्यू स्टार ट्रीटी किन 2 देशों के बीच या किन 3 देशों या 4 देशों के बीच में हुई, इसके बारे में चर्चा। बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे, जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदू को पढ़े जा रहे हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस को घोटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं लाइन टू लाइन, वो ज्यादा फायदा आपको मेंस में कर सकता है, प्री में नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कर्मण लाइन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कर्मण लाइन या कर्मण लाइन के संबंध में सही है। लिखा है पहला, द कर्मण लाइन इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस। अंतरराष्ट्रीय रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया है बाउंड्री ऑफ स्पेस के रूप में, अंतरिक्ष की बाउंड्री कहते हैं इसे। इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री 100 किलोमीटर्स, लगभग 62 माइल्स अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको ये इमेजिनरी बाउंड्री लाइन, कर्मण लाइन दिखाई देगी। मतलब दिखाई देगी का मतलब दिखाई नहीं देगी। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कर्क रेखा दिख रही, हाँ दिख तो रही है, ऐसा मत करिएगा। थर्ड है, इट लाइज इन थर्मोस्फीयर। ये थर्मोस्फीयर जो ये लाइन पड़ेगी, ये लाइन कर्मण लाइन जो इमेजिनरी लाइन बोला जा रहा है, काल्पनिक रेखा है, ये थर्मोस्फीयर में, ये कहाँ पे लाई, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एटमॉस्फेयर में किस लेयर में लाई करती है, तो आपको वायुमंडल की अगर परतों की चर्चा की जाए तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फीयर बताते हैं, फिर बताते हैं स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके बाद मीजोस्फीयर है, उसके बाद आयनो या फिर थर्मोस्फीयर है। 80 से 640 किलोमीटर की जो बीच की रेंज है, वो थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर के अंतर्गत आती है। तो आपको ये जो कर्मण लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, ये इसी एटमॉस्फेयर की इस लेयर में पाई जाएगी। ठीक, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। थर्मोस्फीयर आइनोस्फीयर में हमेशा मैं गाना सुनाता हूँ कि जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि लौट के आ गई सदा। तो लॉन्ग रेंज का जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है वो इसी लेयर के द्वारा, आप जो भेजी थी दुआ टकराएगी और फिर आप यहाँ पे इसको मतलब रिवर्स में वापस आ रही होती है टकरा के। ठीक, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सेट मतलब उसको करने के लिए किस लेयर से मतलब जहाँ पे आयन पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, वहीं से वो टकरा के वापस आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या चीज है, हम लोग कहते हैं सामान्य प्राथमिकता प्रणाली। इसके संबंध में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, ये जो सामान्य प्राथमिकता प्रणाली है, ये विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए विस्तारित एक अधिमान्य प्रणाली है। एक तरह का ये टैरिफ सिस्टम है जो कि विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को दिया जाता है।
ताकि विकासशील देश जो छोटे देश हैं वो विकसित देशों के मार्केट में आसानी से अपनी पहुंच बना पाए, या फिर कहूँ कि विकसित देश इस प्रकार से विकासशील देशों के मतलब उसकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंडिया इज जीएसपी स्टेटस नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका का भारत को जीएसपी स्टेटस सामान्य प्राथमिकता प्रणाली के अंतर्गत ये स्टेटस इसको मिला हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है। भारत को अमेरिका के अंतर्गत जीएसपी स्टेटस से बाहर कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि भारत को अब जीएसपी स्टेटस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको हम टैरिफ में छूट क्यों दें, इनको अपने मार्केट में घुसने के लिए हम छूट क्यों प्रोवाइड कराएं। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है ओनली ऑप्शन बी, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ जीएसपी स्टेटस नेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक, क्या है जीएसपी? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इट इज अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम, यानी आपका टैरिफ है, टैरिफ सिस्टम extended by developed countries to developing countries, also known as preference receiving countries or beneficiary countries. It is a preferential arrangement in the sense that it allow concessional low or zero tariff import from developing countries. मैंने आपको ये बता दी, पहले ही बोल दिया। 13 देशों के द्वारा इस जीएसपी को फॉलो किया जाता है। कौन से देश है पढ़ लीजिए, पूछा नहीं जाएगा कौन से 13 देश है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या चीज है ये पता होना आवश्यक। अगला क्वेश्चन है सी टर्टल से संबंधित। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी टर्टल। इनमें से कौन सा कथन सी टर्टल के संबंध में सही है? पहला, वर्ल्ड सी टर्टल डे, जो हम लोग विश्व का सी टर्टल दिवस मनाते हैं, विश्व सी टर्टल दिवस मनाते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th of June एवरी ईयर। हर साल ये 17 जून को मनाया जाता है। आपको बताना है कथन सही है या गलत है। दूसरा लिखा है, इंडिया इज होम टू 5 वेराइटीज ऑफ टर्टल। कौन कौन सी 5 वेराइटी है टर्टल की? बता रहे हैं 5 वेराइटी भारत में पाई जाती हैं। स्टेटमेंट सही है गलत आपको बताना है। ऑलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, लेदरली टर्टल, ईस्टर्न मड टर्टल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रजातियां सी टर्टल की भारत में पाई जाती हैं। थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, इंडिया की जो फेमस ग्रीन सी टर्टल है, इट इज द लार्जेस्ट हार्ड शेल्ड सी टर्टल फाउंड इन रह गया, या फाउंड इन कर लो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, आपको बताना है कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है क्या। ठीक, तो आपको बताना है कि ये जो सी टर्टल है ग्रीन सी, इंडिया की जो फेमस ग्रीन सी टर्टल है, आर द लार्जेस्ट हार्ड शेल्ड सी टर्टल फाउंड इन अंडमान निकोबार। 3 स्टेटमेंट सी टर्टल के बारे में दिए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन इसलिए गलत है कि वर्ल्ड सी टर्टल डे हम लोग हर साल 16 जून को मनाते हैं, ना कि 17 जून को, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत में सी टर्टल की जो प्रजातियां हैं 7, उनमें से 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी नाम जो लिखे हैं ऑलिव रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सबिल और लेदरी टर्टल, साथ में ईस्टर्न मड टर्टल, ये सही लिखा हुआ है, 100% ट्रू है। इंडिया में जो फेमस ग्रीन सी टर्टल है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट हार्ड शेल्ड सी टर्टल कहलाएगा भारत का। इट इज फाउंड इन लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, नॉट इन अंडमान निकोबार, तो लक्षद्वीप आइलैंड में पाया जाता है। इसका मतलब कौन सा सही है? तो इसका सही स्टेटमेंट हुआ ओनली 2, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे लक्षद्वीप होना चाहिए था, तो लक्षद्वीप अभी मैंने अपने करते करते अंडमान निकोबार कर दिया, तो यहाँ पे लक्षद्वीप कर लो आप, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। ठीक, फर्स्ट गलत हो गया क्योंकि 16 जून को बनाते हैं एवरी ईयर। ठीक है, अच्छा, ये ग्रीन सी टर्टल है, ये हॉक्सबिल है, ये ऑलिव रिडले, सारी प्रजातियां ये भारत में जो 5 प्रकार की पाई जाती हैं, इनका शेप एक बार देख लो, ये बहुत चर्चा में रहता है। अभी मैंने रिसेंटली आपको ऑपरेशन ओलिविया बताया था कुछ दिन पहले, ऑपरेशन ओलिविया। तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में वो मैराइन सेंचुरी कौन सी है जहां पर मतलब ऑलिव जो रेडले टर्टल हैं ये आके अंडे देते हैं? ठीक है, ये मुझे आप बताइए, कमेंट करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन नाटो के अंतर्गत आते हैं? नॉर्थ मैसेडोनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, यूक्रेन, लेटविया। आपको बताना इनमें से कौन नाटो के अंतर्गत आते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। एक संगठन जो कलेक्टिव डिफेंस की बातें करता है, अगर उसके मेंबर्स के ऊपर हमला किया जाएगा तो वह उसके सारे सदस्यों के ऊपर हमला माना जाएगा। उसके एक सदस्य के ऊपर भी अगर आपने हमला किया तो उसके सारे सदस्यों के ऊपर हमला माना जाएगा। कलेक्टिव डिफेंस में कार्य करने वाला ये नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
में कौन से सदस्य देश आते हैं? लिखा है नॉर्थ मैसेडोनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, यूक्रेन एंड लैटविया। तो चलिए पहले देख लेते हैं, तब आंसर पे वापस लौट के आते हैं कि कौन सा सही है। देखते हैं, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी मिलिट्री अलायंस, याद रखिएगा, मिलिट्री अलायंस ऑफ 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। 30 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकी, उत्तरी अमेरिका देशों को मिलाकर 30 लोग टोटल नाटो में हैं। नाटो इम्प्लीमेंट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विच वॉज साइंड इन 1949, 1949 में साइन किया गया ट्रीटी। इट कंप्राइजेज ऑफ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, किस पे काम करता है? कलेक्टिव डिफेंस पे काम करता है। वेयर इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स एग्री फॉर म्यूचुअल डिफेंस इन केस ऑफ एनी अटैक बाय एक्सटर्नल पार्टी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इन 30 में से किसी एक पर भी हमला करेगा तो म्यूचुअल डिफेंस की बातें की जाएंगी। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज लोकेटेड एट हेरेन इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट्टा लगा लो, भूलना मत। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। मेंबर कंट्रीज, मेंबर नेशन के अंतर्गत कौन कौन दिख रहे हैं? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे। याद नहीं करना है बैठ के, लेकिन हाँ एक निगाह जरूर मार लेनी है, ताकि अगर पूछ लिया जाए तो कम से कम हम फाइंड आउट कर पाए। जैसे जो गंदा सा नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया, दिख रहा है, गंदा सा नाम दिख रहा है। ये लेटविया दिख रहा है, इस्टोनिया दिख रहा है, लिथुआनिया दिख रहा है, मतलब जो बाल्टिक स्टेट है वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। स्लोवेकिया दिख रहा है, स्लोवेनिया दिख रहा है, अल्बेनिया दिख रहा है, हंगरी, पोलैंड, ये सारी चीजें एक बार जरूर, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, एक बार जरूर इनकी लोकेशन जरूर मैप पे देख लो, ताकि एक बार कम से कम जीवन में कष्ट ना हो पाए। जैसे मोटे तौर पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम उठा के रखा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हाँ नॉर्वे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड नाटो के मेंबर नहीं दिखते। जो 3 फिंगर कंट्रीज हैं उनमें स्वीडन और फिनलैंड, देखो आपको नॉर्वे दिखाई दे जाएगा, नॉर्वे दिख रहा है, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड आपको नहीं दिखाई देंगे नाटो के अंतर्गत। ठीक, जो 3 फिंगर कंट्रीज है ऐसे लटकी हुई है, ऐसे 3 कंट्री लटकी है, देखो ये लटकी हुई है, 3 उंगली की तरह लटकी है, देखो एक उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली। तो इन 3 फिंगर कंट्रीज में नॉर्वे तो नाटो के अंतर्गत है, स्वीडन और फिनलैंड नाटो के अंतर्गत नहीं आते। ठीक, इसलिए दिखाया। बाकी ये मैप जो आपको दिख रहा है नीले कलर से दिख रहा है, ये सब नाटो के मेंबर है, नीला डार्क नीला दिख रहा है, सब नाटो के मेंबर हैं। बाकी ये देखो ये छोटा सा नीला वाला आपको दिख रहा है, क्या मुझे कोई बता सकता है ये छोटा सा नीला कौन है? कमेंट करके बताइए ये कौन सा, ये जो छोटा सा नीला दिख रहा है, ये नाटो देशों में साउथ अमेरिका का कौन है जो मेंबर है? कौन सा देश है जो साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है, दक्षिणी अमेरिका से बिलोंग करता है? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवानिया, अल्बेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ये जो नीला दिखाई दे रहा है, क्या ये जो नीला है ये साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री है? ठीक, तो इसका मतलब नॉर्थ मैसेडोनिया हमको दिखाई दे रहा है, लेटविया हमको दिख रहा है, यूक्रेन हमको नहीं दिखाई दिया, बोस्निया हर्जेगोविना हमको नहीं दिखाई दिया। सही आंसर इज 1 and 4। ठीक है, सही आंसर इज 1 and 4। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। ठीक, आगे चल, नेक्स्ट चल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फकीर मोहन सेनापति, इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। तो ही इज ऑफन रिफर्ड टू एज उत्कल व्यास कवि, उड़ीसा का व्यास कहा जाता है इनको, ऐसा लिखा हुआ है। स्टेटमेंट सही है गलत? छह मणा अथा गुंथा, मतलब ये नाम है 6 माण 8 गुंठ, 6 माण 8 गुंठ। इट इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल टू डील विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलेस पीजेंट बाय द फ्यूडल लॉर्ड। जो सामंतवादी लोग हैं, लॉर्ड हैं, इनके द्वारा जो जमीन जिनके पास नहीं है, ऐसे पीजेंट्स का शोषण किया गया, इस पे आधारित पहला जो नोवेल था उसका नाम है 6 माण 8 गुंठ। फकीर मोहन सेनापति के द्वारा इसको लिखा गया, जिन्हें ओडिशा का व्यास भी कहा जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो रिमेंबरिंग फकीर मोहन सेनापति ऑन हिज 103rd डेथ एनिवर्सरी, ही पास्ड अवे ऑन June 14, 1918। Fakir Mohan Senapati was an Indian writer, poet, philosopher and social reformer. He is often referred to as Utkal Vyas Kavi या फिर उड़ीसा का व्यास कहा जाता है। He is regarded as the father of Odia nationalism and modern Odia literature. He played a leading role in establishing the distinct identity of Odia language. He is known to have introduced novel writing, short story and autobiography genres in Odia literature. 6 माण 8 गुंठ, ये उड़िया साहित्य जो इनको 6 माण 8 गुंठ दिख रहा है, इनका पहला वो नोवेल था जिसमें
पहली बार बात की गई शोषण की, किनके द्वारा, सामंतों के द्वारा लैंडलेस पीजेंट्स का शोषण हो रहा है, इसकी चर्चा पहली बार यहाँ पे की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दामिनी ऐप, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दामिनी ऐप के संबंध में सही है। पहला, ये जो दामिनी ऐप है, मॉनिटर दी लाइटनिंग अकरेंस ऑल ओवर इंडिया, भारत में जो बिजली चमकती है बादलों में, इसकी जो लाइटनिंग अकरेंस ऑल ओवर इंडिया में जो भी हो, जहां भी हो रहा है, उसको मॉनिटर करता है। एंड अलर्ट्स द यूजर ऑफ लाइटनिंग नियर देम बाय जीपीएस नोटिफिकेशन, और जीपीएस नोटिफिकेशन के द्वारा एक यूजर को जो इस ऐप का यूज कर रहा है उसको पहले से ही अलर्ट कर देता है अंडर 20 to 40 किलोमीटर, 20 से 40 किलोमीटर की रेंज में। दामिनी ऐप ट्रिगर्स वार्निंग अबाउट लाइटनिंग स्ट्राइक 24 आवर्स इन एडवांस विच कैन हेल्प रिड्यूस लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपको 24 घंटे पूर्व ही सूचना मिल जाएगी कि इस स्थान पर लाइट गिरने वाली है, लाइट स्ट्राइक करने वाली है, बिजली गिरने वाली है। आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दामिनी ऐप के बारे में 110% ट्रू है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ट्रू नहीं, 24 घंटे पहले कहां से बता दोगे। बिफोर 3 आवर्स इन एडवांस, 3 घंटे पहले ये आपको ये सूचित कर सकता है कि कहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाली है। सही स्टेटमेंट है ओनली वन, ठीक है, ओनली वन। ये दामिनी ऐप क्यों चर्चा में आया? यूनियन होम मिनिस्ट्री श्री अमित शाह कॉल्ड फॉर गिविंग मैक्सिमम पब्लिसिटी टू वेरियस मोबाइल एप्स रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग, लाइक उमंग जिसका वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित है, रेन अलार्म का संबंध वेदर फोरकास्टिंग से है, दामिनी का संबंध वेदर फोरकास्टिंग ऐप है, जिससे लोगों को जानकारी मिल पाए कि हाँ भैया आंधी आने वाली बहुत तेज, पेड़ वेड़ गिर सकते हैं, रास्ते में घूमने नहीं निकलना चाहिए, या बिजली कड़क के गिर सकती है, खेतों में ना दिखाई दिए जाए। The Damini app monitors the lightning occurrence all over India and alerts the user of lightning near them by a GPS notification under 20 to 40 kilometer. Damini app triggers warning about lightning strike 3 hours in advance. Developed by Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, IITM Pune, and Earth System Science Organization under Ministry of Earth Science. याद रखना किसके द्वारा डेवलप किया गया। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध इनमें से कौन सा कथन आदि प्रशिक्षण पोर्टल के संबंध में सही है। इट वॉज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग टू टीचर्स अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका उद्देश्य था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक गुणात्मक ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना टीचर्स को। आपको बताना कौन सा कथन इनमें सही है। तो ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल के संबंध में दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है it was a portal developed by it is a portal developed by the ministry would act ministry would act as a central repository, मतलब by the ministry जो जिसका नाम है ट्राइबल मिनिस्ट्री। तो इस ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा it would act as a central repository of all training program conducted by tribal research institute, different divisions of ministry, National Society for Education of Tribal Student, Center of Excellence funded by Ministry of Tribal Affairs and National Tribal Research Institute. तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री वुड एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो ये एक तरीके से सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करेगा ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल। ठीक है, तो जो पहला लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गलत हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर होना चाहिए। और जो दूसरा लिखा हुआ है ट्रेनिंग का काम करा, नहीं रिपोजिटरी है, तो ट्रेनिंग का काम कहाँ से करा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड। न्यू शेफर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है। नई तकनीकी जो भेड़ों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। एक रॉकेट प्रणाली से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। सौर ऊर्जा से चलने वाला एक अमेरिकी लड़ाकू विमान। नासा के द्वारा नवीनतम खोजा गया एक्सोप्लैनेट। तो ये जो न्यू शेफर्ड है, इट इज मतलब व्हाट इज न्यू शेफर्ड? द रॉकेट सिस्टम डिजाइन्ड टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू स्पेस। मतलब सही ऑप्शन क्या है? बी। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ने मत बैठ जाना फिलहाल के लिए। चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, ये रिपोर्ट है स्वीडिश थिंक टैंक के द्वारा ऐसा बोला गया। चाइना, भारत और पाकिस्तान एक्सपेंड कर रहे हैं न्यूक्लियर आर्सेनल के साथ। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी इट इज अ न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएसए, रशिया एंड इजराइल। जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये 3 देशों के बीच हुई, रशिया, यूएसए और इजराइल के बीच में। स्टेटमेंट सही है गलत आपको बताना है। द यूनाइटेड स्टेट अलोन पोजेसेस ओवर 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन। विश्व में 90% जो न्यूक्लियर वेपन है वो विश्व का 90% तो अमेरिका के पास है, ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये यूएसए और रशिया के बीच में लिखा है। न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, आर्म्स रिडक्शन करना है, आर्म्स को घटाना है। इज अ न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशिया फेडरेशन।
इट इज अ सक्सेसर टू द स्टार्ट, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई उसका सक्सेसर है न्यू स्टार्ट, आगे जाके न्यू स्टार्ट। तो स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, फ्रेमवर्क ऑफ 1991 1991 में, एट द एंड ऑफ कोल्ड वार के बाद में 1991 में इसको साइन किया गया, दैट लिमिटेड बोथ साइड टू 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स एंड 6000 वॉरहेड, जो कि दोनों ही खेमों को, चाहे वो रशियन फेडरेशन हो चाहे यूनाइटेड स्टेट हो, इन दोनों ही खेमों को इतने इतने मतलब 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स और 6000 वॉरहेड्स पे लिमिट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट फाइंडिंग इन द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, सिपरी के द्वारा जो एक रिपोर्ट निकाली गई, उसके अनुसार 2021 में रशिया और यूएसए टुगेदर पजेस ओवर 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन, विश्व का जितना भी न्यूक्लियर वेपन है उसका 90% रशिया और यूएस दोनों के पास में मिलाकर है। रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन दैट इंडिया possessed an estimated 156 nuclear warheads at the start of 2021 compared with 150 at the start of last year, while Pakistan had 165 warhead up from 116 in 2020। मतलब वॉरहेड की संख्या पाकिस्तान के पास ज्यादा है, भारत के पास 156 न्यूक्लियर वॉरहेड है, ठीक है, परमाणु वॉरहेड जो है वो 156 है। इस तरह का स्टेटमेंट पढ़ सकता है आपके सामने कि अकॉर्डिंग टू दिस प्री रिपोर्ट रिसेंटली पाकिस्तान के पास जो वॉरहेड की संख्या है वो ज्यादा है, तो दिल पे मत ले जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास ज्यादा, ऐसा मत करना, ठीक। तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम लिंक प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे प्रियांशु दुबे ऑफिशियल तो आपको ये चेहरा दिखाई देगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे मैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, गार्जियन, पायोनियर के आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में डाल देता हूँ, आज मैंने नहीं डाले, मैं डालूंगा अभी शाम को, या फिर मैं हिंदी के जो जनसत्ता दोनों ही डालता हूँ, जनसत्ता, दैनिक जागरण, पायोनियर, हिंदू, द हिंदू, जो भी मुझे दिखता है, उत्तम हिंदू, जो पेपर में के मुझे अच्छे आर्टिकल दिखते हैं उनको छांट के, आज 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने तीनों आर्टिकल डाल दिए, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इमेजेस होती हैं जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट उन्हें डाल देता हूँ, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो लगता है बहुत जरूरी है उसको डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, नोटिफिकेशन यहाँ पे सोच मिल जाता है। साथ में ईसीएस का डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, जहाँ पे डेली बेसिस पे 5 एमसीक्यू डाले जाते हैं, बच्चे रोज रोज उसको अटेम्प्ट करते हैं, डेली बेसिस पे शेड्यूल है, जैसे मंडे को पॉलिटी होगा तो ट्यूसडे को एनवायरमेंट होगा, तो थर्सडे को, वेडनेसडे को ये होगा, थर्सडे को ये होगा, फ्राइडे को ये होगा, सैटरडे को ये होगा, इस प्रकार से शेड्यूल्ड होता है। 5 एमसीक्यू सुबह से उठ के करने हैं बस, और कुछ नहीं करना, आंसर लेके सबमिट करिए, आराम से सोइए, शाम को मिलाइए, पूरा पूरा पढ़ के उसको जब आप करते हैं तो एक डिसिप्लिन, अनुशासन बना रहता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।